फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि जेपी पावर में कुछ हलचल हमें दिखलाई नहीं दे रही है और ये स्टॉक जो है वो साइडवेज में हमें ट्रेडिंग करते हुए दिखलाई दे रही है। तो इस स्टॉक में हमें कुछ उतना तेजी बनते हुए दिखलाई नहीं दे रही है। तो अभी हमारा मन में ये सवाल है कि अभी इसमें हमें फिलहाल इन्वेस्ट करके रखना चाहिए या नहीं। इस लेवल पर अगर हम लोग अभी खरीद के रखे इसे, तो अभी क्या चांसेस अभी इसमें से हमें रिटर्न मिल सकता है या नहीं, या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है Q3 के रिजल्ट के रिलेटेड, तो इसे भी हम लोग जानेंगे। और जेपी पावर के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज सामने निकल कर आई है, उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए 8 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपए 23 पैसे का और लो बनाया इसने 8 रुपए 94 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, इसमें हमें कुछ भी हलचल दिखलाई नहीं दी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, और स्टॉक जो है वो हमें नेगेटिव में ही क्लोजिंग होता हुआ दिखलाई दिया। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों से इसने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। और पिछले 5 दिनों से हम ये देख पा रहे हैं कि ये एक ही रेंज में ट्रेड किए जा रहा है। दैट मीन्स 8 रुपए 94 पैसे से 9 रुपए 32 पैसे तक, तो इसी प्राइस लेवल के रेंज में ये ट्रेड किए जा रहा है। और वहीं अगर पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख लो दोस्तों कि पिछले 6 महीने में इसने क्लोज टू हमें 112% का एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। और इसके बाद से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली और करीब करीब 13% करीब ये अब तक गिर चुका है 112% के रिटर्न देने के बाद। तो अभी हमारा मन में ये सवाल है कि अभी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करके रख सकते हैं या नहीं, या चांसेस है कि स्टॉक में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्टॉक फिर से जाकर 4 रुपए 5 रुपए के लेवल में जाकर ट्रेड करे। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अब दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं बीएससी की वेबसाइट पर, और यहाँ पर जेपी पावर की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि आने वाले फ्राइडे दैट मीन्स 11 तारीख को बोर्ड मीटिंग होने वाली है, और उसी दिन जेपी पावर अपना Q3 का रिजल्ट अनाउंस करेगा। तो दोस्तों, डेट याद रखना, 11 फरवरी को बोर्ड मीटिंग होने वाली है और उसी दिन जेपी पावर अपना Q3 का रिजल्ट भी पेश करने वाला है। तो अब दोस्तों, चांसेस बहुत ज्यादा है कि जेपी पावर का Q3 का रिजल्ट जो है वो हमें पॉजिटिव में दिखलाई देगी, क्योंकि यहाँ पर देख लो दोस्तों कि कंपनी का जो CAGR है 5 साल का, उसमें कंपनी प्रॉफिट डिलीवर कर रही है, और जो 5 साल का CAGR है वो 22.3% का निकल कर आ रहा है। तो कंपनी का CAGR में हमें ग्रोथ दिखलाई दे रही है और कंपनी प्रॉफिट में भी है, अगर पिछले 5 सालों से कंपेयर करें हम लोग। और वहीं अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट के सेक्शन में आप लोग देखोगे दोस्तों, तो लास्ट क्वार्टर में दैट मीन्स सितंबर के क्वार्टर में इसका जो लॉस हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 1.42 करोड़ का हुआ था। और कहीं ना कहीं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का जो Q3 का जो रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव दिखलाई देगी, और करीब करीब जो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कहीं ना कहीं 5 से 6 करोड़ के बीच में आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इंड्रा ने पावर सेक्टर को रेटिंग दिया है, और इंड्रा का जो पावर सेक्टर का रेटिंग है फाइनेंशियल ईयर 23 का, वो है न्यूट्रल। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रेटिंग मैं आपको क्यों दिखला रहा हूँ, आने वाले समय में ये रेटिंग से क्या बेनिफिट मिल सकती है जेपी पावर को, उन चीजों को हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर देख लो दोस्तों कि इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इंड्रा, उसने पावर सेक्टर को रेटिंग दिया है न्यूट्रल का। इंड्रा बिलीव करती है कि ओवरऑल पावर लोड फैक्टर, जिसे हम लोग PLF भी कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट की, वो बढ़ेगी और इंप्रूव भी करेगी, और वो क्लोज टू 60% तक बढ़ते हुए हमें दिखलाई देगी फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो ओवरऑल पावर फैक्टर इसलिए इंप्रूव करेगी क्योंकि पावर का जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और जो कोल बेस्ड जनरेशन का जो डिपेंडेंसी है वो भी हमें बढ़ते हुए दिखलाई दे रही है। और इंडिया ये भी एक्सपेक्ट करती है कि जो डिमांड है वो हमें 6 से 7% तक बढ़ते हुए दिखलाई देगी फाइनेंशियल ईयर 23 में। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, जो थर्ड वेव है कोविड-19 का, उसका जो इम्पैक्ट है वो पावर डिमांड पर बहुत ही कम पड़ी है, क्योंकि थर्ड वेव का स्ट्रेन उतना मजबूत है नहीं, और गवर्नमेंट ने भी कुछ खास लॉकडाउन इम्पोज भी नहीं किया है। तो इस वजह से पावर का जो डिमांड है वो न्यूट्रल है, उल्टा पावर का जो डिमांड है वो हमें बढ़ते हुए दिखलाई दे रही है। और अब यहाँ पर देख लो दोस्तों कि गवर्नमेंट ने 3 करोड़ 5 लाख की एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है डिस्कॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। अब ये जो 3.5 लाख करोड़ रुपीज है वो किस तरह से यूज होगी,
होगी, उसमें स्मार्ट मीटर इंक्लूड की जाएगी, सिस्टम अपग्रेड की जाएगी, जिससे जो पावर का लॉस होता है वो कम से कम हो। अब जिन्हें पता नहीं है कि डिस्कॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता क्या है, उनको मैं बता दूं कि डिस्कॉम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि कंपनी जो खुद से पावर जनरेट नहीं करती है, लेकिन वो लोग दूसरा सोर्स से जो लोग पावर जनरेट करती है वहां से खरीदती है और एंड कस्टमर को सप्लाई करती है। तो डिस्कॉम को इतना बड़ा जो इंसेंटिव मिला है, उससे देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेपी पावर को भी हमें फायदा मिलते हुए दिखलाई देगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि जेपी पावर हम लोग जानते हैं कि इस फील्ड में है, जेपी पावर पावर जनरेट करती है। तो डिस्कॉम जैसे कंपनीज को अगर इंसेंटिव मिलती है तो इसी तरह की कंपनी से वो लोग पावर खरीदेंगे और एंड कस्टमर को जाकर सप्लाई करेंगे। तो इससे देखा जाए तो पावर कंपनीज का जो सेल्स है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो ट्रांसमिशन का लॉस होता है जो वो भी हमें कमता हुआ दिखलाई देगा, क्योंकि जो इंसेंटिव से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करने की बात चल रही है। और अब इस आर्टिकल को भी देख लो दोस्तों, नीति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है कि आने वाले 2030 तक कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी जो डिमांड है वो 250 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। दैट मींस दोस्तों, जो हम लोग सोच रहे हैं कि कोल का जो है पूरी एग्जिस्टिंग जो खत्म हो जाएगी, सरकार पूरी तरीके से फोकस कर लिया है तो रिन्यूएबल एनर्जी पर, तो इस वजह से कोल बेस्ड एनर्जी जो है वो ठप पड़ जाएगी, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्त, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं। सोलर एनर्जी को देख लो, अगर जिस दिन क्लाउडी वेदर हो, रेनी सीजन हो, तो उस समय वो ठीक से पावर जनरेट नहीं कर पाता है। वहीं अगर आप देख लो विंड एनर्जी की, तो हवा सही से ना चले, हवा कम रहे, तो इस वजह से वो सही से अपना फुल कैपेसिटी में वर्क नहीं कर पाता। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का ये सब लिमिटेशन है। और जिस तरह से हमारा इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ हो रहा है, अगर उसे भी कंसिडर करें तो यहाँ पर आप देख लो दोस्तों कि एवरी सिंगल ईयर 4% करके जो डिमांड है वो बढ़ती रहेगी। दैट मीन जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो बढ़ती रहेगी। अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में पूरी तरीके से स्विच भी कर ले, फिर भी हमें कोल का दरकार पड़ने वाली है। और ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छी संकेत है जिन लोगों ने जेपी पावर या जेपी पावर जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि डिमांड दोस्तों वो कमने वाली है नहीं। यहाँ पर आप देख लो दोस्तों कि द डिमांड ऑफ कोल वुड रेंज बिटवीन 1192 टू 1325 मिलियन टन बाय 2030। और आप एक चीज सोच लो दोस्तों कि 2030 तक जब रिन्यूएबल एनर्जी फुल फ्लेज में काम करेगी तो डिमांड बढ़ कैसे रहा है कोल का? बस यही बात है दोस्तों कि जो कोल का जो डिमांड है वो कम होने वाली है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ने वाला है। और ये चीजों को फुलफिल करने के लिए हम लोग को दोनों चीज को ही कंसिडर करके चलना है। हालांकि जो सरकार का जो विजन है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर उस पर ज्यादा फोकस करेगी, लेकिन फिर भी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी से सरकार अगर पावर जनरेट करती भी है, फिर भी उन्हें बैकअप के लिए कोल को रखना पड़ेगा, फिर भी उन्हें बैकअप के लिए कोल से पावर जनरेट करने पड़ेगा, क्योंकि जो डिमांड है वो कमने वाली है नहीं। डिमांड जो है वो एवरी ईयर 4% करके बढ़ती जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है सरकार की तरफ से। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो जेपी पावर में इन्वेस्ट करने का, तो जरूर से इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन दोस्तों जब तक इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें। एक ही बार अपना पूरा कैपिटल, एक ही बार अपना पूरा पैसा जेपी पावर में जाकर ना लगा दे, लिमिटेड क्वांटिटी में इसे खरीदे, धीरे धीरे करके इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहे। क्योंकि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टर्म में आप जेपी पावर से एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और अगर इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमें पॉजिटिव में दिखलाई देती है तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें 15 रुपए के लेवल तक जाता हुआ जरूर से दिखलाई दे सकती है। और दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।